ये कहानी एक शहर के गरीब परिवार की है जिसमें लक्ष्मी अपनी बेटी राधा के साथ रहती थी। राधा एक पैर से अपाहिज है। उसके एक पैर का इलाज चल रहा था। राधा के पिता का देहांत 2 साल पहले ही हो चुका था। अब राधा के इलाज और घर की सारी जिम्मेदारी लक्ष्मी पर थी। लक्ष्मी अपना घर चलाने के लिए दूसरों के घर का काम किया करती थी, जैसे बर्तन धोना, कपड़े धोना, झाड़ू पोछा इत्यादि। ऐसे ही उन दोनों का गुजर बसर हो रहा था। एक दिन समाचार से पता चलता है कि देश में कोरोना नाम की भयानक बीमारी दोबारा तेजी से फैल रही है। लक्ष्मी रोज की तरह जब काम पर जा रही होती है तब राधा अपनी माँ से कहती है, माँ, आज जल्दी घर आ जाना क्योंकि बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है और तुम्हारी तबीयत भी तो ठीक नहीं है। ठीक है, मैं काम खत्म करके जल्दी ही घर वापस आ जाऊंगी। जब लक्ष्मी शाम को घर वापस आती है तब उसे बहुत कमजोरी महसूस होने लगती है। वो अपनी बेटी राधा को परेशान ना करके सो जाती है। अगले दिन लक्ष्मी फिर काम पर जाने लगती है। तभी उसकी बेटी उसे रोकती है। माँ, आज काम पर मत जाओ ना, ये बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है। तुम्हें याद नहीं है क्या कि कल तुम्हारे पैर के इलाज के लिए डॉक्टर के पास भी जाना है? अगर मैं काम पर नहीं जाऊंगी तो पैसे कहाँ से आएंगे और तुम्हारा इलाज कैसे होगा? अगले दिन लक्ष्मी अपनी बेटी को अस्पताल ले जाती है। वहां पहुंचकर पता चलता है कि आज डॉक्टर कोरोना के मरीजों का इलाज करने में व्यस्त हैं। माताजी, आज डॉक्टर साहब व्यस्त हैं, आज नहीं देखेंगे आप लोगों को। अरे नहीं भाई साहब, मुझे तो डॉक्टर साहब ने आज ही की तारीख दी है। हाँ माताजी, मुझे पता है, लेकिन डॉक्टर साहब ने ही मुझे आप सब लोगों को ऐसा बोलने के लिए कहा है, क्योंकि डॉक्टर साहब कोरोना के मरीजों को देखने में व्यस्त हैं। तो भाई साहब, मुझे कैसे पता चलेगा कि दोबारा कब आना है? देखिए, जब तक कोरोना की बीमारी चल रही है तब तक आप घर पर ही रहिए, सावधान रहिए और घर से बाहर कम निकलिए, ठीक है? और अगर जरूरी काम है तो मास्क पहनकर ही निकलें। बार बार हाथ अच्छी तरह से धोइए और सैनिटाइजर का उपयोग कीजिए। भाई साहब, हमने तो पहन रखा है मास्क। अरे हाँ माताजी, मुझे पता है, लेकिन मैं उन सब लोगों को बोल रहा हूँ जो इस बीमारी को हल्के में ले रहे हैं। उन्हें ये लगता है कि हमें तो कुछ नहीं होगा, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि वो अपनी और अपने परिवार की जान खतरे में डाल रहे हैं। हाँ माँ, अंकल सही बोल रहे हैं। ये बीमारी बहुत खतरनाक है। हम घर वापस चलते हैं। जैसे ही ये बीमारी खत्म होगी हम ये इलाज फिर से शुरू करवा लेंगे। लक्ष्मी और उसकी बेटी राधा वापस घर चले जाते हैं। अगले दिन लक्ष्मी को बुखार हो जाता है और वो खांसने लगती है। तबीयत ठीक न होने के कारण लक्ष्मी की बेटी चिंता करने लगती है। तभी समाचार में खबर आ जाती है कि आज रात 10 बजे से शहर में लॉकडाउन लगने वाला है। माँ, आपकी तबीयत कैसी है? आप ठीक तो हो ना? बेटी, मुझे बहुत तेज बुखार हो रहा है और घबराहट भी हो रही है। राधा ठंडे पानी की पट्टियां अपनी माँ के सिर पर रखती है। जैसे तैसे करके लक्ष्मी और राधा वो रात निकाल लेती हैं। अगले दिन सुबह राधा अपनी माँ की तबीयत ज्यादा खराब होने पर पड़ोस के घर का दरवाजा खटखटाती है। अंकल जी, आप हमारी मदद कीजिए। मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। उन्हें अस्पताल ले जाने में मेरी सहायता कीजिए। अरे, तुम्हें पता नहीं है क्या कोरोना बीमारी कितनी फैल रही है? अगर हम तुम्हारी माँ की मदद करेंगे तो हो सकता है हम भी बीमार हो जाएं। और वैसे भी जो लक्षण तुम्हारी माँ को हैं वो तो कोरोना बीमारी के ही हैं। नहीं, हम तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे। तुम चली जाओ यहाँ से। हाँ। राधा बिना कुछ सोचे समझे अपनी माँ को लेकर सड़क पर निकल जाती है। कोई उसकी मदद नहीं करता। लॉकडाउन की वजह से सड़क पर कोई भी गाड़ी दिखाई नहीं देती। कुछ देर बाद उसे दूर से एक एम्बुलेंस आती दिखाई देती है। एम्बुलेंस वाला अपाहिज लड़की और उसकी माँ को सड़क पर अकेला देखकर अपनी एम्बुलेंस को रोकता है और उस लड़की से पूछता है, अरे, तुम अपनी माँ को लेकर इस सुनसान सड़क पर अकेले क्यों खड़ी हो? मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। कोई भी मदद करने को तैयार नहीं है। क्या आप मेरी माँ को अस्पताल पहुँचाने में मेरी मदद कर सकते हो? अरे, क्यों नहीं? हम तो आप जैसे लोगों की सहायता करने के लिए ही तो काम कर रहे हैं। आओ, मैं पीछे का दरवाजा खोलता हूँ और तुम्हारी माँ को बैठाकर अस्पताल ले चलता हूँ। जल्दी करो। एम्बुलेंस वाला राधा की माँ और राधा को अपनी एम्बुलेंस में बिठाकर अस्पताल ले जाता है। परंतु जब वो उसकी माँ को भर्ती करने में उसकी मदद करता है
तब उसे पता चलता है कि इस अस्पताल में तो कोई बेड ही खाली नहीं है। राधा ये सुनकर रोने लगती है। ये कैसी बीमारी है, यहाँ तो कोई बेड ही खाली नहीं है। अब मैं अपनी माँ का इलाज कैसे और कहाँ कराऊंगी? अरे बेटा देखो, तुम रोने क्यों लग जाती हो? हम तुम्हारी माँ को किसी दूसरे अस्पताल में लेकर चलते हैं, ठीक है? अगर तुम ऐसे रोते रहोगी तो तुम्हारी माँ और भी परेशान होंगी। एम्बुलेंस वाला राधा और उसकी माँ को दूसरे अस्पताल में लेकर आता है और वहाँ भर्ती करने की कोशिश करता है, जहाँ उसे पता चलता है कि यहाँ भर्ती कराने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर का होना अनिवार्य है। बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के हम इनका इलाज नहीं करेंगे। आप सबसे पहले ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर आइए। अरे डॉक्टर साहब, मेरी बेटी तो अपाहिज है, बेचारी सुबह से मुझे लेकर भटक रही है, भला वो अकेली कहाँ से सिलेंडर लाएगी? डॉक्टर साहब, आप ही कर दीजिए ना हमारी मदद। मेरे द्वारा अगर कोई इंतजाम हो पाता तो मैं आपको ऑक्सीजन सिलेंडर लाने के लिए कभी नहीं बोलता। अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब, मैं ऑक्सीजन सिलेंडर का कहीं से इंतजाम करता हूँ, आप रुकिए। एम्बुलेंस वाला ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए भटकता रहता है, लेकिन उसको ऑक्सीजन सिलेंडर कहीं से नहीं मिल पाता। वो बहुत परेशान हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ राधा हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कर रही होती है। ए भगवान, ये कैसी विपदा आन पड़ी है हम पर और पूरे शहर पर। तभी एम्बुलेंस वाले को सड़क पर एक शमशान घाट के बाहर बहुत सारे मृत व्यक्तियों की लाइन दिखाई देती है। वहां एक एम्बुलेंस में एक मृत व्यक्ति के साथ ऑक्सीजन सिलेंडर भी रखा होता है। एम्बुलेंस वाला उस मृत व्यक्ति के परिवार से बात करता है। अरे भाई साहब, ये ऑक्सीजन सिलेंडर इस मृत व्यक्ति के पास रखा है, क्या आप मुझे ये दे सकते हो? एक जरूरतमंद को बहुत आवश्यकता है। उनमें से एक परिवार वाला बोलता है। अब हमें इस ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता नहीं है। जब हमारा परिवार का सदस्य ही नहीं रहा तो इस सिलेंडर का हम क्या करेंगे? तो क्या मैं सिलेंडर को अपने साथ ले जा सकता हूँ? मृत व्यक्ति के परिवार वाले एम्बुलेंस वाले को सिलेंडर ले जाने की अनुमति दे देते हैं। एम्बुलेंस वाला बहुत तेजी से अपनी एम्बुलेंस लेकर अस्पताल पहुंचता है और डॉक्टर को ऑक्सीजन का सिलेंडर दे देता है। उसे देखकर राधा बहुत खुश हो जाती है। डॉक्टर साहब, अब तो मेरी माँ जल्दी ही ठीक हो जाएंगी ना? हाँ राधा, अब तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारी माँ जल्दी ही ठीक हो जाएगी। कुछ दिनों के बाद राधा की माँ की हालत में सुधार आने लगता है, लेकिन डॉक्टर 14 दिनों तक राधा की माँ को अस्पताल में ही रखते हैं और राधा भी अस्पताल के बाहर अपनी माँ के वापस लौटने का इंतजार करती है। इस बीच राधा को एम्बुलेंस वाला अचानक से अस्पताल के बाहर दिखाई देता है। अरे अंकल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपकी वजह से ही मेरी माँ की जान बच पाई है। आप मेरे लिए भगवान से कम नहीं है। अरे मेरी तुलना तुम भगवान से मत करो, ये तो मेरा कर्तव्य था। हमारा तो काम ही है बीमार लोगों को अस्पताल तक पहुंचाना, बाकी सब कुछ तो भगवान के हाथ में है। अब राधा की माँ लक्ष्मी की अस्पताल से छुट्टी हो जाती है और वो स्वस्थ होकर अपनी बेटी राधा के साथ घर चली जाती हैं। हमें इस महामारी में एक दूसरे का साथ देना चाहिए और किसी की कमजोरी को देखकर उसको भगा देने के बजाय उसकी मदद करनी चाहिए और ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत खत्म हो जाने पर उसे किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दे देना चाहिए। इससे आप दूसरे व्यक्ति की जान बचा पाएंगे। घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। हमारे देश में बहुत से लोग ऐसे जी रहे हैं जिनके पास खुद का घर भी नहीं है, जो किराए के घरों में रह रहे हैं, जिनको 2 वक्त की रोटी कमाने के साथ साथ किराए देने की भी चिंता रहती है। यूं तो हमारा देश डिजिटल इंडिया बन गया है, लेकिन हमारे देश के गरीबों के लिए एक वक्त का खाना जुटाना भी मुश्किल हो गया है। इस लॉकडाउन ने उन लोगों को मानसिक और आर्थिक रूप से बुरी तरह से झकझोर कर रख दिया है। लोगों का काम लगभग खत्म ही हो चुका है। ये कहानी एक गरीब मजदूर की है जिसका नाम नरेंद्र है। वो अपने परिवार को लेकर गांव से शहर आ जाता है और किराए के मकान पर रहने लगता है। वो एक चाय की दुकान पर काम करके अपना घर चलाता है। चाय के काम को शाम तक खत्म करके सब्जी की रेहड़ी लगाया करता था। इसके अलावा भी उसे जो भी काम मिलता था वो कर लेता था, फिर चाहे वो
शादियों में वेटर का काम हो या किसी के घर के सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम। बड़ी मुश्किल से वो अपना घर चला पाता था। एक दिन जब रोज की तरह वो चाय की दुकान पर जाने लगा, तब उसे पूरी सड़क पर सारी दुकानें बंद दिखाई देती हैं। सड़क पर कोई गाड़ी भी नहीं थी, दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था। नरेंद्र थोड़े आगे जाकर देखता है तो अचानक पीछे से एक आवाज आती है, कहाँ घूम रहा है? वो घबराकर जैसे ही पीछे देखता है, उसे एक पुलिस वाला दिखता है। कहाँ घूम रहा है? साहब, मैं तो अपनी चाय की दुकान पर आया था, लेकिन यहाँ तो सब बंद है। तेरा दिमाग खराब है क्या? जब सड़क पर कोई नहीं है फिर तो क्यों घूम रहा है? अरे साहब, लेकिन आज कोई इलेक्शन है क्या जो सब बंद पड़ा है? अरे गवार, तुझे पता नहीं है क्या? सरकार ने देश भर में लॉकडाउन लगा रखा है, जिसकी वजह से पूरा देश बंद है। घर चला जा, नहीं तो अंदर बंद कर दूंगा। अरे साहब, मुझे तो यही नहीं पता कि ये लॉकडाउन क्या होता है। अरे मूर्ख, कौन सी दुनिया में है तू? यहाँ कोरोना नाम की बीमारी फैली है। अगर घर से बाहर निकला तो तू भी बीमार हो जाएगा। चल निकल यहाँ से और सीधे अपने घर चला जा। अब नरेंद्र ये सोचते हुए घर जा रहा होता है कि अब वो घर कैसे चलाएगा। अरे क्या हुआ, इतनी जल्दी कैसे आ गए आप? सुनो, कोई नई बीमारी आई है जिसकी वजह से देश में लोगों की मौत बहुत तेजी से हो रही है, इसलिए कोई बाहर सड़कों पर नहीं जा सकता। सरकार ने सब कुछ बंद कर रखा। ये बात आपसे किसने कही? अरे मैं जैसे ही घर से बाहर निकला, मैंने देखा सड़क पर कोई भी नहीं था। इतने में एक पुलिस अधिकारी ने मुझे आवाज लगाई और मुझे बताया कि एक भयानक बीमारी फैली हुई है, जिसकी वजह से सबको घर में रहने के लिए कहा है। पिताजी, अगर आप बाहर जाकर काम नहीं करोगे तो हमें खाना कैसे मिलेगा? हाँ बेटा, अब कर भी क्या सकते हैं, सब काम धंधे बंद हो चुके हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम मकान का किराया कैसे देंगे? बेचारा नरेंद्र सोच में पड़ जाता है कि अब कैसे घर का खर्चा चलेगा। पता नहीं ये लॉकडाउन कब खत्म होगा। नरेंद्र अपने बच्चों को समझाता है कि किसी को भी घर से बाहर नहीं निकलना है, जो भी सामान चाहिए मैं तुम्हें लाकर दूंगा। 2 दिन बाद। सुनो, घर में खाने के लिए सब कुछ खत्म हो गया है। कोई बात नहीं, मेरी अलमारी में कुछ पैसे रखे हैं, उनसे सामान ले आता हूँ। लेकिन फिर हम मकान का किराया कैसे देंगे? उसके लिए मैं कोशिश करता हूँ, अभी घर का कुछ सामान ले आता हूँ। नरेंद्र घर का सामान लेने चला जाता है। जब वो रास्ते पर जा रहा होता है तब उसे कुछ दूरी पर ही एक लंबी लाइन दिखाई देती है, जिसमें लोग कुछ दूरी बनाकर और हाथ में थैले लेकर खड़े होते हैं। नरेंद्र चलता रहता है, लाइन बहुत दूर तक होती है। वो देखता है कि वहां सूखा राशन मिल रहा है। नरेंद्र सोचता है कि अगर वो भी इस लाइन में लग जाए तो उसके पैसे बच जाएंगे। नरेंद्र लाइन में लग जाता है और बहुत देर तक वहीं लाइन में खड़ा रहता है, परंतु आधी लाइन से ही उसे पता लगता है कि वहां सूखा राशन खत्म हो चुका है। नरेंद्र बेचारा दुखी और मायूस होकर वहां से आगे चलने लगता है और सड़क पर जाते हुए पुलिस वाला फिर उसे रोक लेता है। अरे भाई, कहाँ घूम रहे हो? हैं? घर में क्यों नहीं बैठते हो तुम लोग? क्यों बीमारी घर में साथ ले जाना चाहते हो? साहब, मुझे मेरी पत्नी ने राशन के लिए भेजा है, लेकिन सभी दुकानें बंद हैं। अब बताइए मैं क्या करूं? कहां से लेकर आऊं राशन? मेरे बच्चे 2 दिन से ठीक से खाना ना मिलने की वजह से परेशान हैं। मुझे लगता है कि ये बीमारी हमें मारेगी या नहीं, लेकिन इस भूख से हम जरूर मर जाएंगे। मैं अपने परिवार को ऐसे मरते हुए नहीं देख सकता साहब। इससे अच्छा तो आप मुझे और मेरे परिवार को जेल में ही डाल दो, कम से कम हमें वहां 2 वक्त का खाना तो मिलेगा। अरे ये क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुमको पता नहीं है कि लॉकडाउन के चलते सरकार ने गरीबों के खाते में 500-500 रुपए जमा करने की घोषणा भी की है। साहब, मेरा कोई खाता नहीं है साहब। मैं तो खुद एक किराए के मकान में रहता हूँ। 2 वक्त की रोटी बहुत मुश्किल से अपने परिवार को खिला पाता हूँ साहब। खाता कहाँ से खुलवाऊंगा? नरेंद्र जैसे लोगों के जीवन में बैंक खाता या सरकारी दस्तावेज का होना सपनों जैसी बात थी। सरकार की कोई घोषणा या योजना इनसे काफी दूर थी। पुलिस वाले को नरेंद्र पर दया आ जाती है। वो नरेंद्र को एक गोदाम में ले जाता है। वहां से पुलिस वाला नरेंद्र को राशन का कुछ सामान निकलवा कर दे देता है। नरेंद्र हाथ जोड़कर बोलता है, साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ रहते हो तुम?
साहब मैं यही पास ही किराए के मकान में रहता हूँ। चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, नहीं तो फिर से तुमको कोई पुलिस वाला पकड़ लेगा। जब पुलिस वाला नरेंद्र को उसके घर छोड़ने जा रहा होता है तो रास्ते में एक आदमी उन्हें रोकता है। अरे लॉकडाउन में तुम रोड पे क्या कर रहे हो? सर नमस्कार, मैं खुद एक सेवा समिति से जुड़ा हुआ हूँ। आप मुझे बताइए कि कहाँ कहाँ खाना पहुँचाना है। आप कोरोना से लोगों की जान बचाइए और हम लोगों को भूखा मरने से बचाएंगे। आखिरकार ये लड़ाई हम सबकी है। भाई साहब क्या मैं आपके साथ खाना लेने चल सकता हूँ? मेरे घर के आसपास कई परिवार भूख से मर रहे हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो आओ मेरे साथ। पुलिस वाला नरेंद्र को संस्था के आदमी के साथ भेज देता है। अब नरेंद्र अपने आस पड़ोस के परिवार के लिए भी खाना लाकर देता है, फिर अपने घर चला जाता है। देखो मैं हम सबके लिए खाना लाया हूँ और कुछ घर का राशन भी मुझे एक पुलिस वाले ने दे दिया है। नरेंद्र के बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खाता है। पिताजी आपको ये खाना कहाँ से मिला? ये खाना मुझे एक सेवा समिति के द्वारा मिला है बेटा। कल से मैं भी उसी संस्था के साथ सेवा करने के लिए जाऊंगा और जरूरतमंद लोगों को भूख से मरने से बचाऊंगा। लॉकडाउन सबके लिए एक जैसा नहीं है। इस बुरे वक्त में हमें एक दूसरे की मजबूरी को समझकर एक दूसरे का साथ देना चाहिए। सोनू सूद, गरीबों का मसीहा। मुंबई को हमारे देश की व्यावसायिक राजधानी कहा जाता है। इसको सपनों का शहर भी कहा जाता है। लोग यहाँ अलग अलग राज्यों से अपनी किस्मत फिल्म जगत में आजमाने आते हैं। कुछ सफल होते हैं, कुछ अपनी किस्मत आजमा कर नाकाम होने पर वहां से वापस चले जाते हैं। उनमें एक वर्ग श्रमिक मजदूरों का भी है, जो अपना घर बार छोड़कर यहाँ मजदूरी करने आते हैं और काम करते करते यहीं के होकर रह जाते हैं। मुंबई शहर में इस मजदूर वर्ग का गुजर बसर बहुत बढ़िया से चल रहा था। उसी में एक परिवार राम स्वरूप का भी था, जो सोनू सूद जी की मदद से कोरोना काल में अपने गांव बलिया वापस पहुंचा था। अगले दिन राम स्वरूप के गांव के लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं कि भला राम स्वरूप कैसे आ गया है, शहर में तो लॉकडाउन लगा हुआ है। अरे भाई राम स्वरूप, अरे भैया तुम कब आए? राम राम भाइयों, मैं कल रात ही अपने परिवार के साथ सोनू सूद जी की मदद से गांव पहुंचा हूं भाई साहब। अरे वो फिल्म स्टार सोनू सूद, अरे वो दबंग फिल्म वाला सोनू सूद का? हाँ भाई वो दबंग फिल्म वाले सोनू सूद। क्या आप सभी को नहीं पता, वो एक बहुत बड़े समाज सेवक भी बन गए हैं भाई, जो हम जैसे गरीबों के लिए मसीहा बनकर इस महामारी में मदद करने आगे आए हैं। उन्होंने सैकड़ों परिवारों को उनके गांव पहुंचाने में मदद किया भाई साहब। कहते हुए अपनी आप बीती गांव वालों को सुनाने लगता है। राम स्वरूप गांव वालों से बताता है कि आप लोगों को तो पता ही है कि मैं कितने सालों से अपने परिवार के साथ मुंबई में ही रह रहा था। हमारा गुजारा बहुत बढ़िया से चल रहा था कि अचानक एक दिन मैंने टेलीविजन पर खबर देखी तो मुझे पता चला कि कोरोना महामारी के चलते देश में अस्थायी रूप से लॉकडाउन लग गया था। ये सुनकर मैं और मेरी पत्नी हम दोनों बेहद परेशान हो गए थे कि ये क्या है। राम स्वरूप की पत्नी उससे पूछती है, जी सुनिए, ये लॉकडाउन का क्या मतलब होता है? कभी पहले ऐसा नाम नहीं सुना। मुझे भी नहीं पता कि लॉकडाउन कहते किसको है। काम पर जाकर इसके बारे में किसी से पूछता हूँ। राम स्वरूप घर से बाहर निकलकर काम की ओर सड़क पर निकल जाता है। काफी दूर चलने के बाद उसे महसूस होता है कि बाहर सड़क तो बिल्कुल खाली है, वहीं नजदीक एक किराना की दुकान खुली होती है। लाला जी आज क्या हुआ है, ये पूरा शहर खाली है, दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा है। अरे तुम्हें पता नहीं है कि सरकार ने कोरोना महामारी के चलते पूरे देश में अस्थायी बंद का ऐलान किया है, जिसे लॉकडाउन कहते हैं। केवल किराना, दवाई और दूध की दुकानें ही खुलेंगी, समझा क्या तुम? ये सुनकर रामस्वरूप बहुत परेशान हो जाता है और अपने घर को वापस लौट जाता है। घर पहुंचकर वो सारी बात अपनी पत्नी उर्मिला को बताता है। जी ये तो बहुत बड़ी चिंता की बात है। घर में इतना राशन भी नहीं है कि हम एक सप्ताह से ज्यादा खा सकें। कुछ समय बाद रामस्वरूप अपनी पत्नी उर्मिला से कहता है, अब तो सारा धन भी खत्म हो गया है तथा स्थिति में भी कोई बदलाव नहीं आ रहा है। अगर ऐसे ही कुछ दिन और चला तो हमें गांव के लिए ही पलायन करना होगा। जी मैंने टेलीविजन में देखा है,
सभी परिवहन सेवाएं बंद कर दी गई हैं, जिसके कारण लोग अपने गांव के लिए पैदल ही चले जा रहे हैं। हमारा तो गांव भी 1400 किलोमीटर दूर है। हम अपने गांव कैसे जाएंगे? अब रामस्वरूप और उर्मिला दोनों परेशान हो चुके थे और दोनों रोने लगे। ये देख उनके बच्चे उनसे पूछते हैं, माँ, पिताजी क्या हुआ? आप लोग इतना क्यों रो रहे हैं, क्या बात है? एक तरफ सोनू सूद टीवी पर खबर देख रहे होते हैं कि मजदूर लोग बहुत परेशान हैं। उनके काम धंधे बंद हो चुके हैं और वो अपने गांव जाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह भटक रहे हैं। शहर में सभी परिवहन सेवाएं भी बंद हैं। तब वो मजदूरों की मदद करने के लिए सोचते हैं। फिर वो अगले दिन से ही लोगों की मदद करने के लिए आगे आए और वो लोगों के घर घर जाकर खाने और जरूरत का सामान देने लगे। और जो मजदूर अपने घर जाना चाहते थे, उन्हें उनके घर पहुंचाने की व्यवस्था की। दूसरी तरफ रामस्वरूप के फोन की घंटी बजती है। उसका एक दोस्त उसे बताता है कि फिल्म एक्टर सोनू सूद, जो कि फिल्म इंडस्ट्री का जाना माना नाम है, प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने में मदद कर रहे हैं। ये सुन रामस्वरूप अपने दोस्त से सोनू सूद का फोन नंबर मांगता है और रामस्वरूप सोनू सूद को फोन करता है। जी नमस्कार सर। सर, मेरी बात फिल्म एक्टर सोनू सूद जी से हो रही है क्या? कहते हुए रामस्वरूप जोर जोर से रोने लगता है। साहब, मेरा नाम रामस्वरूप है। मैं गरीब श्रमिक हूँ सर। सर, यहाँ प्लम्बर का काम करके अपने परिवार का पेट भरता था। इस कोरोना महामारी के चलते बेरोजगार हो गया हूँ सर। अब तो मेरे बच्चे भी कई दिनों से भूखे हैं। खाने को घर में कुछ भी नहीं है सर। रामस्वरूप, आप रोइए नहीं। मुझे अपना घर का पता बताइए। मैं अभी आपके और आपके परिवार के लिए खाना भिजवाता हूँ। चिंता मत कीजिए, मैं जल्दी ही आपके परिवार को गांव भिजवाने की व्यवस्था करता हूँ, ठीक है? तब तक आप अपने गांव के अन्य लोगों को भी मुझसे संपर्क करने के लिए कहें। रामस्वरूप अपने गांव के सभी श्रमिक मजदूरों को सोनू सूद जी के बारे में बताते हुए कहता है कि इस कोरोना बीमारी में सोनू सूद जी हमारे लिए मसीहा बनकर आए हैं और गांव जाने के लिए सभी को उनसे संपर्क करने के लिए कहता है। फिर अगले दिन रामस्वरूप सोनू सूद को अपने दोस्त अनवर के लिए मदद मांगने के लिए फोन करता है, जो कि बहरीन में रहता है। हेलो सर। सर, मैं रामस्वरूप बोल रहा हूँ। हाँ रामस्वरूप, धन्यवाद। तुमने अपने सभी श्रमिक साथियों को फोन करके उन्हें मदद के लिए बताया। उनमें से कई परिवारों का मेरे पास फोन आया है तथा मैंने उन्हें खाने के लिए राशन भी भिजवा दिया है। अब आप सभी परिवारों को जल्द ही अपने अपने गांव पहुंचाने की मैं व्यवस्था कर रहा हूं, ठीक है? सोनू सूद साहब, मेरा एक मित्र अनवर बहरीन में लेबर का काम करता है सर। सर, कल मुझे उसका फोन आया। बहुत परेशान था सर। सर, लॉकडाउन की वजह से उसकी सारी जमा पूंजी खत्म हो गई है और घर वापस आने का किराया भी नहीं बचा है सर उसके पास। सर, आप उसकी कुछ मदद कर सकते हैं क्या? रामस्वरूप, अपने दोस्त अनवर का फोन नंबर मुझे दे दो। मैं उनसे बात करके उसे इंटरनेशनल फ्लाइट टिकट भिजवाता हूं, ठीक है? जिससे वो अपने घर वापस लौट सके। सोनू सूद अनवर से फोन पर बात करके उसे इंटरनेशनल फ्लाइट टिकट भेज देते हैं। 2 दिन बाद। सोनू सूद सर, सर मेरा घर का किराया है, महीना खत्म होने को आ रहा और मकान मालिक किराए के लिए परेशान करने लगा है सर। रामस्वरूप, आप एक काम करो, जब तक तुम्हारे गांव जाने का इंतजाम नहीं हो जाता, अपने परिवार को साथ लेकर मेरे गेस्ट हाउस में रहने आ जाओ। मैं तुम्हारे परिवार का सारा खाने पीने का इंतजाम कर देता हूं। सोनू सूद की बात सुनकर रामस्वरूप की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सोनू सूद से कहता है, साहब, आप हम मजदूरों के लिए इस कोरोना महामारी में भगवान बनकर आए हैं। कहते हुए वहां से अपने घर की ओर चला जाता है। उर्मिला, उर्मिला, हम आज से सोनू सूद जी के गेस्ट हाउस में जाकर रहेंगे। उन्होंने हमारे रहने का इंतजाम कर दिया है। धन्य है सोनू सूद जी, जो इस कोरोना महामारी में हम गरीबों के लिए फरिश्ता बनकर आए हैं। रामस्वरूप अपने परिवार को लेकर सोनू सूद के गेस्ट हाउस में रहने चला जाता है। वहां पहुंचते ही वो सोनू सूद से मिलते हैं और उनके रहने की व्यवस्था करते हैं। रामस्वरूप, अगर कोई परेशानी हो तो मुझे बता देना, मैं तुरंत इंतजाम करवा दूंगा, ठीक है? साहब, आपकी बहुत मेहरबानी, जो आपने मेरे परिवार को इस बुरे वक्त में रहने का आसरा दिया। साहब, मेरा एक मित्र
सुदेश, उसको कोरोना हो गया है सर। उसे कोई भी अस्पताल में भर्ती नहीं कर रहा। अगर आप उसकी मदद कर सकते तो। हाँ रामस्वरूप, जरूर। मुझे उसका पता बताओ, मैं अभी जाकर उसको हॉस्पिटल में भर्ती करवाता हूँ। सोनू सूद रामस्वरूप से सुदेश का पता लेकर उसके घर एम्बुलेंस लेकर पहुंचते हैं और उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवा देते हैं। सुदेश हाथ जोड़ते हुए, सर, आप तो इस कोरोना काल में हम गरीब श्रमिकों के लिए भगवान की तरह आए हो। नहीं तो इस पराये शहर में हमें कौन पूछता है। सुदेश, ऐसा क्यों बोल रहे हो? अगर और किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। मैं तुम्हारे परिवार को खाने के लिए राशन और कुछ पैसे भेज देता हूँ। सोनू सूद ये कहते हुए वहां से चले जाते हैं। 2 दिन बाद, रामस्वरूप, सभी बसों की सरकारी परमिशन का कार्य पूरा हो गया है। मैंने सभी श्रमिकों को फोन कर मेरे गेस्ट हाउस पर आने को कह दिया है। तुम भी अपने परिवार के साथ तैयार रहना। कल सुबह 8 बजे हम सभी बसों को यहां से रवाना करेंगे, ठीक है? सुबह 8 बजे सभी श्रमिक अपने अपने परिवार सहित गेस्ट हाउस पहुंचते हैं, जहां सोनू सूद उन्हें बस में बिठाकर सभी को खाने के डिब्बे और पानी की बोतल देते हुए कहते हैं कि आप सभी की यात्रा मंगलमय हो। घर पहुंचकर फोन करना मत भूलना। सभी परिवार हाथ जोड़कर सोनू सूद को धन्यवाद देते हैं और हाथों को हिलाते हुए अलविदा करते हैं। इसी तरह सोनू सूद जी ने सैकड़ों मजदूरों को घर पहुंचाने का इंतजाम किया भैया। फिर चाहे बस हो, ट्रेन हो या फिर प्रवासी मजदूरों को इंटरनेशनल फ्लाइट का टिकट भेजकर अपने अपने घर भेजना हो। बहुत काम किया रहा भैया वो आदमी। तो भैया, इस तरह से हम लोग कल शाम सोनू सूद जी की मदद से अपने गांव पहुंच पाए हैं। सोनू सूद ने जिस तरह से अपनी अदाकारी से दर्शकों के दिल में एक खास जगह बनाई है, उसी प्रकार कोरोना काल में सोनू सूद प्रवासी मजदूरों के मसीहा के रूप में जाने जा रहे हैं। ऐसे महान व्यक्ति को शत शत नमन। Please subscribe this channel.